नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम आपके लिए संगणक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो है सांख्यिकी विषय में अपकिरण के माप, प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विस्तार, इनसे संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के सजेशन में आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, अपकिरण के माप क्या बताते हैं। साथियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप केंद्रीय प्रवृत्ति बताते हैं। एक समंकमाला के बीच में जहां बहुत से वैल्यू संकेंद्रित होती है वो चीज़ हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बताते हैं, लेकिन वो हमें समंकमाला का फैलाव, समंक जो उसमें है, वैल्यू जो चर है, प्रेक्षण है, उनका फैलाव बिखराव नहीं बताते, उनकी सांख्यिकी माध्य से औसत दूरी नहीं बताते। तो ये कमी कौन पूरी करता है? अपकिरण के माप। तो इसमें अपकिरण के माप की मुख्य विशेषता ही यही है, अवलोकनों के समुच्चय का फैलाव बताते हैं, ये केंद्रीयता नहीं बताते। तो ऑप्शन ए इज राइट, पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम दो या दो से अधिक वितरण की जगह ये विचरण है भाई, वेरिएंस, थोड़ा ये गलत है, मिसप्रिंट है, तो विचरण मानना है आपको इसको। जब हम दो या दो से अधिक विचरण की तुलना करने की बात करते हैं तो कौन सा माप ज्ञात करते हैं? तो जब हम दो या दो से अधिक विचरण की तुलना करते हैं, वेरिएंस, तो वहाँ सापेक्ष माप और निरपेक्ष माप, निरपेक्ष माप में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि निरपेक्ष माप क्या होता है, जिस चर की आप बात कर रहे हैं उसी में वो मान निकलता है। लेकिन जब दो श्रेणियां अलग अलग आधारित है तो वहाँ हम तुलना के लिए सापेक्ष माप निकालते हैं, वहाँ परसेंटेज, अनुपात, गुणांक ये निकालते हैं। तो ये सापेक्ष माप कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं? रिलेटिव मेजर। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, सापेक्ष माप। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा माप निरपेक्ष है? निरपेक्ष माप होता क्या है? जो सीधा, जो हमारे पास समंकमाला है, श्रेणी है, उसमें जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यू के आधार पर उन्हीं जिस रूप में वो दी गई है, मान लीजिए ऊंचाई के अंक दिए हैं तो उसी में निकलेगा वो, प्रतिशत में, अनुपात में नहीं निकलेगा। तो वो विस्तार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऊपरी सीमा निचली सीमा घटा देंगे सबसे ज़्यादा में से सबसे कम। माध्य विचलन में भी एक संख्या के माध्य का बहुलक समांतर माध्य से लेकर विचलन, उनका समांतर माध्य निकालेंगे तो बिल्कुल उसी वैल्यू में निकलेगा। प्रमाप विचलन में भी ऐसा ही होता है, समांतर माध्य से विचलन लेते हैं, विचलनों के वर्ग करते हैं, उसका समांतर माध्य निकालकर वर्गमूल ज्ञात करते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, क्योंकि तीनों ही हमारे क्या है? निरपेक्ष माप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चरम मानों की उपस्थिति से अपकिरण के कौन से माप प्रभावित नहीं होते? नहीं होते, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चरम मानों की उपस्थिति से अपकिरण के कौन से माप प्रभावित नहीं होते? तो विस्तार तो है ही चरम मानों पे आधारित, ऊपरी में से निचली घटानी है सीमा, L1 - L2, ये तो होता है। प्रमाप विचलन बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू शामिल होती है, उसी का निकलता है प्रमाप विचलन। माध्य विचलन में भी सारे वैल्यू पर आधारित होता है। चतुर्थक विचलन है इसका उत्तर, क्योंकि इसमें तीसरा चतुर्थक और पहला चतुर्थक Q3 - Q1 उसका आधा करते हैं, फॉर्मूला Q3 - Q1 बटा 2। तो यहाँ हम 25% और 75% को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ऊपरी सीमा निचली सीमा जो हमारे चरम मान है उनसे प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए अपकिरण का कौन सा माप सही है? खुले सिरे वाला वर्गीकरण जो है उसमें अपकिरण का माप, अब खुले सिरे की बात कर रहे हैं तो भाई जब प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब सभी वैल्यू पर आधारित है। तो चतुर्थक विचलन जो है ये बीच में होते हैं, Q3 - Q1 बटा 2, तीसरा चतुर्थक उसमें से पहला चतुर्थक घटाएं बटा 2। तो ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, चतुर्थक विचलन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकिरण के किस माप में गणितीय गुण होते हैं? बहुत बार प्रश्न आया है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति में समांतर माध्य, आदर्श माध्य है, अपकिरण के मापों में प्रमाप विचलन ही सबसे अच्छा माध्य गणितीय माध्य है। गणितीय गुण होते हैं इसमें, बीजगणितीय विवेचन, शुद्धता, तुलना, सब कुछ होता है इसमें।
तो प्रमाप विचलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कंपनी का पिछले 10 महीने का मुनाफा समान है तो उस कंपनी के मुनाफे का प्रमाप विचलन, कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, पिछले 10 महीने से बराबर प्रॉफिट हो रहा है, अरे तो प्रमाप विचलन आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रमाप विचलन है क्या, जो विचलन है उसकी वैल्यू में उसी का माप तो प्रमाप विचलन है, कि प्रमापित रूप से विचलन है कितना। तो जब है ही नहीं, कोई गैप ही नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है, सेम हो रहा है मुनाफा, तो कोई वेरिएंस नहीं है, कुछ है ही नहीं विचलन, तो प्रमाप विचलन शून्य हो जाएगा उसका। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं कई बार एग्जाम में, सिंपल है लेकिन थोड़ा समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु में परिवर्तन का निम्न पर प्रभाव पड़ता है, अभी अंडरलाइन कर लेना इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना। मूल बिंदु में परिवर्तन, देखिए साथियों दो चीजें होती है, एक होता है पैमाने में परिवर्तन, चेंज इन स्केल, एक होता है चेंज इन ओरिजिन, मूल बिंदु में परिवर्तन। तो मूल बिंदु में परिवर्तन का प्रभाव केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों पर पड़ता है, अपकिरण के मापों पर नहीं पड़ता। तो प्रमाप विचलन, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, तीनों ही क्या है, अपकिरण के माप, तो किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थ क्या है मूल बिंदु में परिवर्तन का, यदि आपकी जो वैल्यू दी गई है उनमें आप कोई संख्या बराबर जोड़ देंगे या बराबर कोई माइनस कर देंगे सभी वैल्यू में, तो जितनी आपने जोड़ी या जितना माइनस किया, अगर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम निकाल रहे हैं, माध्य का, बहुलक, समांतर माध्य या जो है, तो वहां उतना का उतना अंतर आ जाएगा। लेकिन अपकिरण के मापों में मूल बिंदु में परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, यदि सभी प्रेक्षणों में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्रमाप विचलन में 10% की वृद्धि होगी, 10% की कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है प्रेक्षणों में 10% बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है मतलब जोड़ रहा है, जोड़ रहा है मतलब ये मूल बिंदु में परिवर्तन है, और मूल बिंदु में परिवर्तन का अपकिरण के मापों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि प्रमाप विचलन अपकिरण का माप है तो इस वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट। साथियों मैं बीच में आपको सजेशन दूंगा, यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सबसे अच्छी बुक कैलाशनाथ नागर है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बुक कौन सी पढ़ें, तो भैया कैलाशनाथ नागर को पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। सभी अवलोकनों को 2 से गुणा करने पर क्या परिवर्तन होगा, ये कह रहा है 2 से गुणा। अब देखिए जब गुणा कर रहे हैं हम तो ये मूल बिंदु में परिवर्तन नहीं है, गुणा और भाग जो है वो है पैमाने में परिवर्तन, और पैमाने में परिवर्तन का फर्क क्या पड़ता है, अपकिरण के मापों पर पड़ता है। क्या जो आपने पैमाने में परिवर्तन किया वो ही अपकिरण के माप में परिवर्तन होगा। 2 से गुणा किया तो प्रमाप विचलन भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा इसमें। चलिए ऑप्शन ए इज राइट, आधा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 15, 12, 10, 9, 17, 20 का विस्तार, रेंज, फॉर्मूला क्या है विस्तार का, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, देखो 9 है, और सबसे बड़ी क्या है 20, तो 20 माइनस 9 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा कौन सा विचलन है जो किसी भी माध्य से निकाला जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये विशेषता माध्य विचलन में पाई जाती है, क्योंकि माध्य विचलन समांतर माध्य, बहुलक और माध्य का तीनों से निकाला जा सकता है। प्रमाप विचलन किससे निकलता है, केवल समांतर माध्य पर आधारित है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, माध्य विचलन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विचलन श्रेणी के 50% मानों पर आधारित होता है। बढ़िया प्रश्न है। अगेन प्रमाप विचलन, माध्य विचलन 100% आधारित, क्योंकि हर वैल्यू शामिल होती है, समांतर माध्य भी। तो हम कह रहे हैं 50% पे, तो अंतर चतुर्थक विचलन ये 50% पे होगा। क्यों, क्योंकि ये किस पे होगा आधारित, Q3 तीसरे चतुर्थक जो 75% पे है, और Q1 पहले चतुर्थक जो 25% पे है। तो 75 और 25 का अंतर 50, तो ये अंतर चतुर्थक हो जाएगा, अंतर चतुर्थक विचलन। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, बढ़िया क्वेश्चन है अगेन। गुण नियंत्रण चार्ट बनाने के लिए कौन से विचलन का प्रयोग किया जाता है? जब हम क्वालिटी कंट्रोल, एक स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर है हमारा किस्म नियंत्रण, वहाँ एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है। तो उस चार्ट में हम यूज करते हैं रेंज का, क्योंकि विस्तार का प्रयोग किस्म नियंत्रण में किया जाता है। विस्तार का जो आप उपयोग पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, तो किस्म नियंत्रण और मौसम के पूर्वानुमान में हमेशा विस्तार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बढ़िया प्रश्न है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा माध्य है जो श्रेणी के मूल्यों से बाहर हो सकता है? बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। समांतर माध्य श्रेणी के मूल्यों पे ही होगा, क्योंकि जो वैल्यू दी गई है उसका ही औसत होगा। गुणोत्तर माध्य भी जो हमें दिया है उसी पर आधारित होगा। माध्यिका भी बीच में ही होगी। हरात्मक माध्य एक ऐसा माध्य है जो कहीं भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हरात्मक माध्य श्रेणी के मूल्यों से बाहर भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए, तो ये था आज के हमारे 15 प्रश्न थे जो हमने आपको अपकिरण के मापों पर बताए। आप इनको अच्छे से करें। जो भी आपको प्रश्न बताए जाते हैं टेस्ट सीरीज में, इनको आप एमसीक्यू को प्रॉपर रूप में हल करें और बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए सहसंबंध। पहले में इसकी एक क्लास आपको मिलेगी, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगा, उसके बाद उसकी एमसीक्यू डाल दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरी सहसंबंध की है उस पर आप पूरा फोकस करना। जल्दी आपको क्लास मिलेगी यूट्यूब पर। धन्यवाद साथियों। मैं हरीश शर्मा, पूर्व सांख्यिकी अधिकारी, आपका धन्यवाद करता हूं और बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का मैं प्रॉपर हेल्प करता रहूं, जिससे आपके सिलेक्शन में मदद हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।